सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू सी सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस का जो सब्जेक्ट है CS 201 कोड, उसके दूसरे चैप्टर पर हम चर्चा कर रहे थे। इससे पिछले लेक्चर में भी हमने टोकन्स इन सी लैंग्वेज सेकेंड चैप्टर के इस टॉपिक पर हम चर्चा कर रहे थे। तो आज के इस पार्ट 3 में भी हम उसी टॉपिक पर चर्चा जारी रखेंगे, टोकन्स इन सी। तो सी में टोकन क्या होते हैं हमने देख लिया था कि स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट जो होती है किसी भी सी के स्टेटमेंट में, उसे हम टोकन कहते हैं। और टोकन हमने देखा था 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें से हम 4 प्रकार कर चुके हैं। 6 प्रकार कौन कौन से थे? कीवर्ड, आइडेंटिफायर्स, कॉन्स्टेंट्स और स्ट्रिंग्स। ये 4 हम कर चुके हैं। 2 बचे हुए हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे, स्पेशल सिंबल्स और दूसरा है ऑपरेटर्स। तो आज हम स्पेशल सिंबल्स और ऑपरेटर्स, ये जो 2 बचे हुए टोकन की टाइप्स हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला है हमारा स्पेशल सिंबल्स। जैसा हमने पहले भी देखा था, कुछ स्पेशल कैरेक्टर होते हैं सी में, उन्हीं में से कुछ जो कैरेक्टर हैं वो स्पेशल सिंबल की तरह काम में लिए जाते हैं, जिनका कुछ प्री डिफाइंड मीनिंग पहले से ही असाइन कर दिया गया होता है। जो हमारा सी का कंपाइलर है उसे पहले से पता होता है। तो जो स्पेशल सिंबल हैं वो हमने जो कीबोर्ड के कैरेक्टर्स देखे थे, जो कैरेक्टर सेट में थे, उन्हीं में से कुछ कैरेक्टर को स्पेशल सिंबल कहा जाता है, जिनका की कुछ विशेष अर्थ उनके साथ में जोड़ दिया जाता है। दीज आर कीबोर्ड कैरेक्टर्स विद स्पेशल मीनिंग असाइंड टू देम, यानी कि उन्हें कुछ विशेष स्पेशल अर्थ जोड़ दिया जाता है जिन सिंबल्स के साथ में। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखना चाहें, ब्रेसेस, या सी में इसे हम कर्ली ब्रेसेस भी कहते हैं। ये जो सिंबल है ये ब्रेसेस का सिंबल है। हिंदी में इसे हम मंझला कोष्ठक भी कहते हैं। तो सी में इसका एक विशेष अर्थ होता है। विशेष अर्थ इसका यह होता है कि जब भी हमें किसी भी कोड का ब्लॉक शुरू करना है और ख़त्म करना है, उसके लिए हम इसको प्रयोग में लेते हैं। उदाहरण के लिए, मैं जब भी इसमें हम प्रोग्राम बनाएंगे, सपोज मैंने मेन जो हमारा प्रोग्राम है वो लिख रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर हम इस तरह से लिखते हैं, ये कर्ली ब्रेसेस और इसके बीच में इसका कोड आ जाता है और ये ब्रेसेस यहाँ से क्लोज हो जाती है। तो जैसा हमने यहाँ लिखा, दीज ओपनिंग एंड एंडिंग कर्ली ब्रेसेस, ये ओपनिंग ब्रेस कहलाती है और ये एंडिंग कहलाती है या क्लोजिंग कहते हैं। ओपनिंग ब्रेसेस और ये क्लोजिंग ब्रेसेस या एंडिंग ब्रेसेस डिनोट्स स्टार्ट एंड एंड ऑफ अ ब्लॉक ऑफ कोड। ये कोड मैंने लिखा है, इसकी ये स्टार्टिंग को बता रहा है यहाँ पर, और ये यहाँ पर इसकी एंडिंग को बता रहा है। तो ये ब्रेसेस जो हैं जब भी काम में ली जाएंगी, ये साधारण रूप से तो एक कीबोर्ड का कैरेक्टर है, पर सी में इसे विशेष अर्थ दिया हुआ है। वो अर्थ क्या है कि इसके बीच में जो भी चीज़ लिखी जाएगी वो एक ब्लॉक माना जाएगा। इन ब्रेसेस को हम ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेसेस की तरह काम में लेते हैं, जो कि किसी भी बॉडी को डिफाइन करने के लिए काम में लिया जाता है। जब हम कोई फंक्शन लिखेंगे, कोई डेफिनेशन लिखेंगे, हम स्ट्रक्चर की डेफिनेशन लिखेंगे, कोई लूप लिखेंगे, लूप की बॉडी जब हमें बनानी होगी, जैसा आगे के लेक्चर्स में हम देखेंगे जब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि लूप की बॉडी हमें लिखनी है, तब हम इसको काम में लेते हैं। फंक्शन लिखते हैं तो फंक्शन की बॉडी जब हमें डिफाइन करनी होती है कि कहाँ से शुरू हो रही है इसकी बॉडी और कहाँ ख़त्म हो रही है, यानी कि बाउंड्री डिफाइन करना। बॉडी मतलब बाउंड्री डिफाइन करेंगे हम उसकी कि यहाँ से ये शुरू हो रहा है और यहाँ ख़त्म हो रहा है। जैसे यहाँ पर ये मेन लिखा हुआ है, इसी तरह से सपोज ये मेन फंक्शन के अलावा भी मैं इसके अंदर एक और फंक्शन लिख देता हूँ, ABC। इस तरह से मैंने एक और फंक्शन लिखा है। तो यहाँ पर मैंने इसको क्या किया, इसकी बॉडी यहाँ से ये कर दी। तो अब आप यहाँ देखो, ये मेन जो फंक्शन है इसकी बॉडी कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, जो स्टार्टिंग और एंडिंग ब्रेसेस के बीच में है। इसी तरह से एक और स्टार्टिंग और एंडिंग ब्रेसेस काम में लिए, तो ये बता रही है कि मुझे जो मैंने ये फंक्शन लिखा है ABC नाम का,
इस ABC नाम के फंक्शन की ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेसेस हमने जहाँ लगाई है ये इसकी बॉडी है, तो ये जो कोड है ये इसकी बॉडी के अंदर है। तो इस तरह से ये विशेष अर्थ इन ब्रेसेस के साथ जोड़ दिया गया है। इसी तरह से अगर हम देखें कॉमा, जैसा कि कॉमा हमें नॉर्मल भाषा में भी हम काम में लेते हैं, किस काम में लेते हैं, सेपरेटर की तरह काम में लेते हैं। सी में भी इसे विशेष एक अर्थ दिया हुआ है इस कॉमा को। इसका अर्थ है कि यह दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल अगर हमने लिखे हुए हैं उन्हें सेपरेट करने के काम में लिया जाता है, यानी कि अलग करने के लिए काम में लिया जाता है। इससे हमें पता चलता है कि ये दो अलग अलग हैं। उदाहरण के लिए मैंने एक इंटीजर टाइप लिखकर मैंने लिखा a, b सेमीकोलन। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर ये कॉमा को यूज किया है। तो ये कॉमा से क्या हुआ, ये स्टेटमेंट क्या बता रहा है, अभी हमें सिंटेक्स नहीं पता है तो हम ज़्यादा सिंटेक्स पर नहीं जाएंगे। अभी इसका मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ। इसका मीनिंग है हमने a और b दो इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं इस स्टेटमेंट से। तो यहाँ पर हमने a और b दो वेरिएबल हैं, उनके बीच में कॉमा लगाया है जो कि इन दोनों को क्या कर रहा है, आपस में से सेपरेट कर रहा है, अलग कर रहा है, जिससे ये पता चल रहा है कंपाइलर को, हमें पता चल रहा है और कंपाइलर को ये पता चलेगा कि ये जो दो वेरिएबल हैं ये दो अलग अलग वेरिएबल हैं। तो इस तरह से जो कॉमा हमारा कैरेक्टर था वो स्पेशल सिंबल बन गया और इसका मीनिंग क्या हो गया कि ये सेपरेटर की तरह काम करेगा। इसी तरह से एक और उदाहरण देखें हम सेमीकोलन। जैसा कि अभी इसी उदाहरण में ही हमने लिखा था, मैं फिर से लिख देता हूँ इसे। हमने लिखा था इंट a, b और यहाँ सेमीकोलन लगाया था। तो ये सेमीकोलन जो है, ये सेमीकोलन काम करता है लाइन टर्मिनेटर की तरह। लाइन टर्मिनेटर का मतलब होता है कि यहाँ पर लाइन एंड हो रही है या यहाँ पर ये स्टेटमेंट या इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई। जैसे ये लिखा है मैंने, तो यहाँ पर कंपाइलर को पता चलेगा कि यहाँ पर इस जगह पर आकर जो मेरा ये स्टेटमेंट है ये कंप्लीट हो गया, ख़त्म हो गया है। अगर मैं इसके आगे एक और लाइन लिख दूँ या वर्ड्स यहाँ पर और लिख देता हूँ, सपोज मैं इसके आगे लिख देता हूँ केयर सी और इसका भी सेमीकोलन लगा दिया और ये मैंने एक ही लाइन में लिख दिया। सपोज ये हैं तो दो अलग अलग लाइनें, दो अलग अलग स्टेटमेंट हैं, पर मैंने एक ही लाइन में लिख दिया है। पर यहाँ पर क्योंकि ये सेमीकोलन काम में लिया गया है तो ये यहाँ पर इसको पता चल जाएगा कि ये एक लाइन या एक स्टेटमेंट यहाँ पर ख़त्म हो गया, इसके आगे जो है वो अगला कोई दूसरा स्टेटमेंट या इंस्ट्रक्शन लिखी हुई। ठीक है, इसी तरह से और भी बहुत सारे सिंबल्स होते हैं जिनको स्पेशल सिंबल की तरह काम में लिया जाता है, जिनका मीनिंग अलग अलग होता है। कुछ ऑपरेटर की तरह भी काम में लिए जाते हैं जिन्हें हम अभी आगे और डिटेल में देखेंगे ऑपरेटर क्या होता है। आगे फुल डिटेल में देखेंगे कि कौन सा ऑपरेटर क्या काम में आता है। तो ये सिंबल्स जो हैं, ये सिंबल जैसे जैसे हम सी लैंग्वेज को आगे पढ़ेंगे, आगे बढ़ने पर हमें इनके बारे में और डिटेल पता चलता जाएगा कि कौन सा सिंबल किस तरह से काम में लिया जाता है। अभी तक अगर आपको याद हो तो हमने स्ट्रिंग्स काम में ली थी, जिसमें हमने ये डबल कोटेशन काम में लिया था। सिंगल कोटेशन हम कैरेक्टर कांस्टेंट के लिए काम में लेते हैं, स्ट्रिंग के लिए डबल कोटेशन काम में लेते हैं। ठीक है, इसी तरह से जितने भी ये सिंबल हैं सबका कुछ न कुछ स्पेशल मीनिंग होता है, इसीलिए इन्हें हम स्पेशल सिंबल कहते हैं। तो ये टोकन्स का एक और टाइप हमने कंप्लीट कर लिया, स्पेशल सिंबल्स। अगला हम चलते हैं, जो लास्ट हमारा टोकन की टाइप है वो है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर क्या होते हैं? ऑपरेटर, जैसा कि नाम से ही आप गेस कर पा रहे होंगे कि ऑपरेटर का मतलब ऑपरेट करने वाला। जैसे किसी गाड़ी का कोई ऑपरेटर होता है, किसी वाहन को चलाने के लिए उसका ड्राइवर होता है, उसको हम ऑपरेटर भी कह सकते हैं। जो उसको, गाड़ी को, व्हीकल को या मशीन को ऑपरेट कर रहा है उसको कहते हैं हम ऑपरेटर। सी लैंग्वेज में भी हमारे जो ऑपरेटर हैं, जो भी हमें कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी होती हैं या मैनिपुलेशंस करनी होती हैं, और मैनिपुलेशंस किस तरह की होती हैं हमने पढ़ा था कि जो सी का ब्लॉक डायग्राम, सॉरी कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम हमने पढ़ा था, उसमें हमने देखा था एक यूनिट होती है ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट।
तो अरिथमेटिक और लॉजिकल जो ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं उसके लिए जो हम कैरेक्टर या सिंबल काम में लेते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑपरेटर्स। ऑपरेटर मतलब ऑपरेट करने वाला, जो कि किसी भी ऑपरेशन को ऑपरेट करेगा या परफॉर्म करेगा। यहाँ डेफिनेशन हमने लिखी है, एन ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट टेल्स द कंपाइलर टू परफॉर्म certain mathematical और लॉजिकल ऑपरेशंस और मैनिपुलेशंस। हिंदी में इसका अर्थ आप लिखना चाहें परिभाषा तो आप हिंदी में लिख सकते हैं, ऑपरेटर एक सिंबल होता है जो कि कंपाइलर को यह बताता है कि कौन सा मैथमेटिकल या लॉजिकल ऑपरेशन अथवा मैनिपुलेशन परफॉर्म किया जाना है, यानी कि किस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा। उदाहरण के लिए जब हमें दो नंबरों को जोड़ना होगा तब हम कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो उसके लिए हम प्लस का सिंबल काम में लेंगे, तो वो प्लस क्या होगा हमारा एडिशन ऑपरेटर कहलाएगा। अभी हम आगे देखेंगे इसको कि किस तरह से काम में लेंगे। द डेटा आइटम्स ऑन विच ऑपरेटर्स एक्ट अपॉन आर कॉल्ड ऑपरेंड्स। जिन डेटा पर हमारा ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है, ऑपरेटर काम करता है, उसे हम ऑपरेंड कहते हैं। उदाहरण के लिए मैंने लिखा C इक्वल टू B प्लस A। ये मैंने एक C में स्टेटमेंट लिखा है जिसका अर्थ है कि A और B का मान जो भी हो उसे जोड़कर C को असाइन कर दिया जाए। तो यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारा ये प्लस क्या है, ये एक ऑपरेटर है जो कि क्या कर रहा है, हमारा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, एडिशन। ये B और A को जोड़ रहा है, ऐड कर दे रहा है। तो ये ऑपरेटर जिन डेटा वैल्यूज पर परफॉर्म होता है, ये जो दोनों डेटा वैल्यूज हैं हमारी B और A, इन्हें हम क्या कहते हैं, ऑपरेंड कहते हैं। ये ऑपरेटर और जिस पर ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है हमारा ऑपरेटर, उसको कहते हैं हम ऑपरेंड। तो ऑपरेटर हमेशा ऑपरेंड पर ही वर्क करता है, ये हमें ध्यान रखना है। इसी प्रकार से ये C क्या है, C भी एक क्या है, ऑपरेंड है। ये इक्वल टू जो साइन हमने लगाया है, ये क्या कर रहा है, इसकी जो भी वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगी वो वैल्यू किसको दे देगा, इस C को असाइन कर देगा। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। डिटेल में देखेंगे हम जब आगे पढ़ेंगे कि ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो इस तरह से जिस पर वैल्यू पर ये या डेटा पर काम कर रहा है उसे ऑपरेंड कहते हैं, और जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है उसे हम ऑपरेटर कहते हैं। अब कितने ऑपरेंड्स पर हमारा ऑपरेटर कार्य कर रहा है, उस आधार पर ऑपरेटर्स को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, यूनरी, बाइनरी और टर्नरी ऑपरेटर्स। यानी कि ऑपरेटर 3 प्रकार के होते हैं। किस आधार पर, इस आधार पर कि वे कितने डेटा या कितने ऑपरेंड पर वर्क कर रहे हैं। जैसे अभी हमने उदाहरण देखा था प्लस ऑपरेशन जो था हमारा, इसमें हमारे पास A और B 2 ऑपरेंड हैं। तो चूंकि ये 2 ऑपरेंड पर वर्क कर रहा है तो ये किस में आएगा, बाइनरी। यूनरी का मतलब होगा जिसमें एक ही ऑपरेंड हो, बाइनरी का मतलब होगा जिसमें 2 ऑपरेंड हो, और टर्नरी मतलब जिसमें 3 ऑपरेंड हो। अभी हम डिफाइन करेंगे इसको। तो कितने ऑपरेंड पर ऑपरेटर कार्य कर रहा है, उस आधार पर हम ऑपरेटर्स को 3 तरह की श्रेणियों में विभाजित करते हैं, यूनरी, बाइनरी और टर्नरी ऑपरेटर्स। अब हम बारी बारी से इन तीनों को देखते हैं कि किसमें क्या होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे यूनरी ऑपरेटर्स। तो यूनरी ऑपरेटर्स जैसे अभी मैंने आपको बताया, वे ऑपरेटर जिन्हें कार्य करने के लिए केवल एक ही ऑपरेंड की आवश्यकता होती है, उन्हें यूनरी ऑपरेटर कहते हैं। ये हिंदी में आप परिभाषा लिख सकते हैं कि वे ऑपरेटर्स जिन्हें कार्य करने के लिए केवल एक ही ऑपरेंड की आवश्यकता होती है, वे यूनरी ऑपरेटर कहलाते हैं।
इंग्लिश में लिखा ही है, दोज ऑपरेटर्स दैट रिक्वायर्स ओनली सिंगल ऑपरेंड टू एक्ट अपॉन आर नोन एज यूनरी ऑपरेटर्स। तो यूनरी ऑपरेटर का एग्जांपल आएंगे हमारे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। एक अलग से हम लेक्चर में ऑपरेटर्स पढ़ेंगे, तब डिटेल में आपको मैं समझाऊंगा किस तरह से ये कार्य करते हैं, पर अभी के लिए हमें एग्जांपल में देखना है। तो मैंने लिखा ए, इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है हमारा, दो बार जब हम प्लस लिखते हैं तो ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, और दो बार माइनस लिखते हैं तो ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है। इस तरह से प्लस प्लस और माइनस माइनस, इंक्रीमेंट यानी कि एक से इंक्रीज करेगा और डिक्रीमेंट यानी कि एक से डिक्रीज करेगा। तो अगर मुझे एक की वैल्यू को एक से इंक्रीज करना है तो मैं लिखूंगा ए प्लस प्लस, तो ये क्या करेगा, ए की वैल्यू को एक से इंक्रीज कर देगा, बढ़ा देगा। तो यहाँ पर देखें ये हमारा क्या है, यूनरी ऑपरेटर है। क्यों है यूनरी ऑपरेटर, क्योंकि इसके लिए हमें एक ही ऑपरेंड की आवश्यकता है कार्य करने के लिए। इसी तरह से माइनस माइनस एक्स, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा ये भी यूनरी ऑपरेटर है, क्योंकि इसको एक ही ऑपरेंड कार्य करने के लिए आवश्यक है। तो ये हो गए हमारे यूनरी ऑपरेटर्स, जिन्हें कार्य करने के लिए केवल एक ही ऑपरेंड की आवश्यकता होती है, उन्हें हम यूनरी ऑपरेटर कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा बाइनरी ऑपरेटर्स। तो बाइनरी ऑपरेटर्स जो होते हैं हमारे, बाइनरी ऑपरेटर जैसा कि नाम से पता चल रहा है बाइनरी, जिसमें हमें दो ऑपरेंड्स की आवश्यकता होती है कार्य करने के लिए, उन्हें हम बाइनरी ऑपरेटर कहते हैं। दोज ऑपरेटर्स दैट रिक्वायर टू ऑपरेंड्स टू एक्ट अपॉन आर कॉल्ड बाइनरी ऑपरेटर्स। वे ऑपरेटर, हिंदी में लिख लें परिभाषा जिसको लिखनी हो, वे ऑपरेटर जिन्हें कार्य करने के लिए दो ऑपरेंड्स की आवश्यकता होती है, उन्हें बाइनरी ऑपरेटर कहते हैं। तो जैसा नाम से पता चली गया हमें कि ये बाइनरी ऑपरेटर में दो होंगे, जैसा कि a प्लस बी, अभी पहले भी उदाहरण देख चुके हैं हम इसका। तो ये प्लस क्या है, हमारा बाइनरी ऑपरेटर है। क्यों, क्योंकि इसे हमें a और b दो ऑपरेंड की आवश्यकता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, बाइनरी ऑपरेटर कहलाएगा। ये बाइनरी ऑपरेटर्स को हम अलग अलग प्रकारों में विभाजित करते हैं, जो कि हैं हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल, असाइनमेंट, कंडीशनल और बिटवाइज। इसको डिटेल में हम एक अलग से लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे, जिसमें डिटेल में हम ये सारे ऑपरेटर देखेंगे, इनके उदाहरण देखेंगे। अभी मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में बता देता हूँ। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हमारे वो होंगे जो अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के काम में आएंगे। हमारे प्लस माइनस, जो हमारी गणितीय वो होती हैं प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन के लिए हम स्टार या एस्टेरिक को काम में लेंगे, डिवीजन के लिए स्लैश को काम में लेंगे, फॉरवर्ड स्लैश को, और एक और काम में लेंगे हम रिमाइंडर के लिए परसेंटेज को। ये हमें बताएगा कि शेषफल कितना है। ठीक है, डिटेल में हम बाद में देखेंगे इसको अगले यूनिट, उसमें अगले लेक्चर में। रिलेशनल ऑपरेटर जो दो ऑपरेंड के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे, यानी कि उनका आपस में तुलनात्मक रिलेशन उसमें इस्टेब्लिश करेंगे। उदाहरण के लिए लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू। अब ये ध्यान रखिएगा, ये इक्वल टू के लिए जब इक्वालिटी कंपेयर करनी है तो दो बार इक्वल का साइन आता है। लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। तो ये हमारे क्या है, ये मैं कॉमा लगा रहा हूं ताकि आप इन्हें सेपरेट कर लें। ये सारे हमारे क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर हैं, क्योंकि यहाँ पर हम क्या करेंगे, दो उनके बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे तुलनात्मक रूप से। ठीक है, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। डिटेल में जैसे मैंने कहा अगले लेक्चर में, अलग से लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसको। लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड, जो तार्किक रूप से तुलना करने के काम में आएंगे। एंड, और नॉट, एंड और नॉट, जो लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के काम में आएंगे, जहां हमें ट्रू फॉल्स कैलकुलेट करना होगा, वहां पर ये काम में आएंगे। फिर आएगा असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर हमारा इक्वालिटी का जो साइन था, इक्वल का साइन था, सॉरी, इक्वालिटी चेक करने के लिए तो ये साइन यूज करेंगे,
और एक बार ये यूज़ करने का मतलब है ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। फिर कंडीशनल ऑपरेटर आएगा हमारा, जो कि टर्नरी ऑपरेटर भी कहलाता है, क्योंकि इसमें 3 वैल्यूज काम में लेंगे, कॉलन और क्वेश्चन मार्क। और बिटवाइज ऑपरेटर में आएंगे हमारे बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज नॉट। ठीक है, इसको हम डिटेल में एक अलग से लेक्चर में इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे। और तीसरे नंबर पे हमारा जो टाइप आता है ऑपरेटर के हिसाब से, वो आता है हमारा टर्नरी ऑपरेटर्स। टर्नरी ऑपरेटर जो कि हमारा ये कंडीशनल ऑपरेटर है, ये यहाँ बाइनरी में से नहीं आएगा, बाइनरी नहीं है, ये टर्नरी होता है कंडीशनल ऑपरेटर जो होता है हमारा। ये गलत है, आप इसे यहाँ से हटा दीजिएगा। इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा कि ये मैंने बीच में रख दिया है इसके, ये यहाँ पर नहीं आएगा, ये आप हटा दीजिएगा। ठीक है, ये टर्नरी ऑपरेटर है, जैसा कि यहाँ पर लिखा भी है कंडीशनल ऑपरेटर क्वेश्चन मार्क और कॉलन, ये जो है ये हमारा टर्नरी ऑपरेटर है। तो टर्नरी ऑपरेटर कौन से होंगे? जो कि 3 वैल्यूज पर काम करेंगे, यानी कि जिनमें 3 ऑपरेंड काम में लिए जाएंगे, उन्हें हम टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं। सी में एक ही टर्नरी ऑपरेटर होता है, क्वेश्चन मार्क और कॉलन। ए क्वेश्चन मार्क, ये उदाहरण दे रहा हूं मैं, बी कॉलन सी। ठीक है, डिटेल इसको बाद में हम समझेंगे कि इसका मीनिंग क्या होता है, क्योंकि एक लेक्चर अभी हमें सिर्फ ऑपरेटर पर ही लगाना पड़ेगा। हो सकता है एक से ज़्यादा लेक्चर हमें लगे इनको कवर करने के लिए। ये सारे जितने भी हैं, अरिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, असाइनमेंट, बिटवाइज और ये कंडीशनल ऑपरेटर। तो यहाँ पर हमने देखा कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं और कितने ऑपरेंड पर वो वर्क कर रहा है, उसके आधार पर हमने 3 श्रेणियों में इसे विभाजित किया। पहली है यूनरी ऑपरेटर, जिसमें एक ही ऑपरेंड काम में लिया जाता है। दूसरा है बाइनरी ऑपरेटर्स, जिसमें 2 ऑपरेंड काम में लिए जाते हैं। और तीसरा होता है हमारा टर्नरी ऑपरेटर, जिसके अंदर 3 ऑपरेंड काम में लिए जाते हैं, ऑपरेंड या डेटा वैल्यूज जिन पर ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है। तो इसके साथ हमारा टोकन्स इन सी ये टॉपिक आज इसी के साथ समाप्त हो रहा है। इसके बाद हम अगले लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, डेटा टाइप्स। अब तक के इन लेक्चर्स में जो टॉपिक हमने पढ़े हैं, उनमें आपको किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो आप अपनी क्वेरी मुझसे पूछ सकते हैं sunil13982@gmail.com पर। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, धन्यवाद।